बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिस्टेमिक सर्जरी। तो सिस्टेमिक सर्जरी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है इमेजिंग इन एक्यूट एब्डोमेन। तो एक्यूट एब्डोमेन वो कंडीशन होती है जिसमें एक्यूट सीवियर परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन होता है और जिसका सर्जिकली करेक्टेबल काज होता है। सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी होती है, फिर आपने एग्जामिनेशन करना होता है, फिर हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर आते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमेशा सबसे पहले लीस्ट इन्वेसिव और जो होती है चीप इन्वेस्टिगेशन होती है, सस्ती वाली होती है, जिसके रिजल्ट आप फौरन मिल जाए, वो वाले करवाते होते हैं। पहला है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो होता है मेनली स्टोन्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है और स्टोन्स आपको गाल ब्लेडर में देखने को मिलते हैं। तो गाल ब्लेडर की डिजीज है, चाहे वो कोलिलिथियासिस है या कोलिसिस्टाइटिस है, उसके देखने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2, स्टोन्स गुर्दे के अंदर भी हो सकती है, तो रीनल कॉलिक है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के अंदर और जो फीमेल जेनिटल सिस्टम की जो भी पैथोलॉजीज होती है उनके लिए अल्ट्रासाउंड अच्छा होता है, लाइक ओवेरियन सिस्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, इसके अलावा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। यस, जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन है, यानी जहाँ पे भी पानी भरता है या जहाँ पे भी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर स्टोन्स होते हैं, तो वहाँ पर आप ये करवाते होते हैं अल्ट्रासाउंड। इसके बाद एक्सरे चेस्ट है। जो एक्सरे चेस्ट होता है, ओके, दो व्यू में क्या रहता है, एक इरेक्ट व्यू में, एक सुपाइन व्यू में। ओके, जो सुपाइन व्यू वाला होता है ना, वो मेनली इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए होता है, और जो इरेक्ट पोस्चर होता है वो आप मेनली करते हैं वही इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल को देखने के लिए करते हैं। ओके, या इसके अलावा एक्सरे चेस्ट इरेक्ट व्यू हम इसलिए भी करते हैं ताकि आप जो होता है ना इंटेस्टिनल परफोरेशन, उसको आप चेक कर सके। जो एक्सरे चेस्ट होता है इंस्पिरेशन व्यू में होता है, लेकिन एक्सपायरेशन व्यू में सिर्फ दो ही कंडीशन होती है जिसमें करते हैं, हीमोथोरैक्स और दूसरा होता है नीमोथोरैक्स। इसके बाद एक्सरे एब्डोमिनल सुपाइन है। एक्सरे एब्डोमेन का वो भी सुपाइन पोजीशन में, अच्छा यही मैं बताना चाह रहा था। ये मेनली करते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपको डायलेटेड बोवेल, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिलेगा। सीटी स्कैन, जो कंट्रास्ट इनहांस्ड सीटी स्कैन होता है, अच्छा जो नॉन कंट्रास्ट होता है ना, वो रीनल स्टोन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो कंट्रास्ट इनहांस्ड सीटी स्कैन है ये आपका इस्तेमाल होता है ओके, लाइक आपका पेनक्रियाटिक पैथोलॉजी के अंदर एक्यूट क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस या फिर पेनक्रियाटिक का कैंसर है, लीवर के ट्यूमर है, रीनल के ट्यूमर है, इसके अलावा डायवर्टिकुलाइटिस है जिसके अंदर आप बेरी मिनिमा नहीं कर सकते, स्मॉल बोवल की ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें कर सकते हैं, बोवल का इन्फेक्शन है। इसके बाद फोकस सीटी स्कैन होता है, ये अपेंडिसाइटिस और यूरेटरी कॉलिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंट्रास्ट की एलर्जी हो तब आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद IVU इंट्रावेनस यूरोग्राफी, ये यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए करते हैं। बाकी और कुछ और इन्वेस्टिगेशन भी होती है, ये आप देख लेना। अच्छा, ये टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये एक्यूट एब्डोमेन के सारे काजेस लिखे हुए हैं। ओके, कुछ सर्जिकल, मेडिकल या गायनोकोलॉजिकल काजेस होते हैं, मेनली इनका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं पेनक्रियाज वाला टॉपिक है। जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, अनसीनेट प्रोसेस और टेल होता है। ठीक हो गया। ओके, और जो पेनक्रियाज की ब्लड सप्लाई होती है स्प्लीनिक और पेनक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी से आती है। अब हम सीधा पेनक्रियाज के डिजीज के स्टार्ट करते हैं। पहला एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है पेनक्रियाज की। ओके, इसके अलावा आपको मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकती है, पेनक्रियाटिक एंजाइम का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर पेनक्रियाज की फाइब्रोसिस नहीं होती, लेकिन क्रॉनिक के अंदर आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। अब इसके काजेस को रट्टा मारने का मिमोनिक है, आई गेट स्मैश। आई से इडियोपैथिक होता है, जी से गालस्टोन, ई से एथेनॉल, टी से टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग्स होती है लाइक स्टीरॉइड, थायराइड हो गया। एस से आपका सर्जरी या ट्रॉमा आ जाएगा। ओके, इसके अलावा एम से आपका मेटाबॉलिक काजेस है, लाइक प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म यानी हाइपर कैल्सीमिया करवाता है। ए से आपका आ जाएगा ऑटोइम्यून काजेस है। एस से स्नेक बाइट या स्कॉर्पियन बाइट है। एच से हाइपोथर्मिया और डी से डिविजम है, पेनक्रियाटिक डिविजम या ड्यूडिनल अल्सरेशन होती है। ओके, अब जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता होता है, इसमें पेशेंट को सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करता है, साथ बंदे को नोजिया, वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, बैक की तरफ रेडिएट करता है और ये रिलीव हो जाता है बाय सिटिंग फॉरवर्ड। इसके अलावा इसमें माइलेस और लाइपियस के लेवल बढ़ेगा और कंफर्मेशन आप सीटी स्कैन से MRI से करवाते होते हैं। इसके अलावा पेशेंट सेप्टिक शॉक वाली कंडीशन में जा सकता है जिसमें टैकीकार्डिया, टेकेपनिया होता है, हाइपोटेंशन होती है, पेरिटोनियम को इरिटेट कर सकता है जिसकी वजह से रिबाउंड टेंडनेस रिगार्डिंग आपको देखने को मिल सकती होती है, और इसमें कोलिलिथियासिस की हिस्ट्री आती है। और चूंकि पेनक्रियास रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है तो इसमें काइमोसिस या जो ब्रूजिस होती है, ब्लीडिंग होती है, वो भी रेट्रोपेरिटोनियल होती है। अगर वो एम्प्लाइकल पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो तो उसको क्यूरियन साइन कहते हैं, अगर वो फ्लैंक पे हो तो ग्रे टनल साइन है, अगर वो इंग्वानल रीजन पे हो तो क्या बोलेंगे उसको फॉक साइन कहेगा। इसके अलावा प्लूरल फिगन भी होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, आईलियस भी आपको देखने को मिलता होता है। ओके, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले CBC, ESR, CRP करा लोगे। 1 सेकंड इसमें क्या मिलेगा आपको, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। फिर हम अमाइलेस और लाइपियस के लेवल कराएंगे। अमाइलेस सबसे पहले आता है 24 घंटों के अंदर, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होता, इनिशियल टेस्ट सही है, लेकिन लाइपियस होता है ये 3 से लेकर 4 दिन के अंदर आता है और ये ज़्यादा अच्छा सेंसिटिव टेस्ट होता है। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ट्रॉमा होता है। अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस
गाल स्टोन होते हैं, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस का काज होता है एथेनॉल। ओके, तो जो सीरम अमाइलेज और लाइपेज का लेवल होता है, अमाइलेज का जो लेवल होता है ड्यूडिनल अल्सर परफोरेशन में भी देखने को मिलता होता है दूसरी कंडीशन के अंदर। ओके, और ये लेवल 4 फोल्ड तक बढ़ता होता है, 4 गुना तक बढ़ता होता है जो सीरम लाइपेज होता है। ओके, ठीक है, ज़्यादा अच्छे तक बड़ा रहता है और ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ओके, इस बार नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन होती है। इसके बाद हम क्या कराएंगे, अच्छा इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होती है, सिटी कॉन्ट्रास्ट इन सिटी स्कैन होता है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन क्यों कराएंगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हम इसलिए कराते हैं टू रूल आउट कोलिसिस्टाइटिस, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बोवल के अंदर भी एयर होती है, तो अल्ट्रासाउंड आपको अच्छा एग्जामिनेशन नहीं देगा। बस आपने इसको 24 घंटे में करना होता है टू डिटेक्ट गाल स्टोन। कोलिसिस्टाइटिस को निकालना और ये चेक करना कि सीबीडी डायलेटेड है या नहीं, तो 3 चीज़ों के लिए करते हैं, रूल आउट कोलिसिस्टाइटिस, गाल स्टोन को देखने के लिए कोलिसिस्टाइटिस और सीबीडी की डायलेटेशन है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। जो सीटी स्कैन होता है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है पेनक्रेटाइटिस में, लेकिन ये रूटीनली परफॉर्म नहीं करते। ये उसी वक्त करेगा जब आपका डायग्नोसिस नहीं बन रहा या आपने एक्यूट सीवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में इंटरस्टिशियल और नेक्रोटाइजिंग को सेपरेट करना होता है, या किसी की क्लिनिकल डिटोरिएशन ज़्यादा बढ़ रही होती है, लाइक फ्लूइड कलेक्शन है, शॉक में चला गया, तो आपने सीटी स्कैन कराना होता है ऑर्गन फेलियर में, या लोकल कॉम्प्लिकेशन होती है, वो कौन सी होती है मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। बाकी लेप्रोटमी करते हैं, लेप्रोटमी ओके कब करेगा, जब एक्यूट पेनक्रेटाइटिस वाली आपको फाइंडिंग देखने को मिल रही हो। अगर पेनक्रेटाइटिस है तो आपको लेप्रोटमी के अंदर मल्टीपल ट्यूबरकल्स मिलेंगे ओवर द वेंटम। ये क्यों होती है, फैट नेक्रोसिस की वजह से होती है। फैट नेक्रोसिस क्यों होती है, क्योंकि डैमेज पेनक्रियास डैमेज होता है, तो वहाँ से लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करेगा, आगे टैग को तोड़ देगा फैटी एसिड पे, वापस सपोनिफिकेशन होगी, सपोनिफिकेशन की वजह से फैट की नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती होती है, सोप बनना शुरू हो जाती है। हाइपर कैल्सीमिया की वजह से एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है, और एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अब पेनक्रेटाइटिस की जो सीवियरिटी को चेक करने के लिए कुछ स्कोर वगैरह होते हैं, 2 में डिवाइड करते हैं, माइल्ड एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, सीवियर, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जिसमें मिनिमल ऑर्गन डिसफंक्शन है, क्योंकि जो उसका मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होता है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का विद इन द 2 वीक्स, तो वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है। तो अगर मिनिमल ऑर्गन डिसफंक्शन है तो वो माइल्ड कहेंगे, और अगर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन है या लोकल कॉम्प्लिकेशन है, लोकल कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है कि वहाँ पर पानी भर जाएगा, साइटिक फ्लूइड है, या नेक्रोसिस हो जाएगी, ओके एब्सेस बन जाएगी, सूडोसिस्ट है। इस केस के अंदर उसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, जिसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है 20 to 50%, जबकि उसका 1% था। अब सीवियरिटी को चेक करने के लिए 4 तरह के स्कोर होते हैं, रेंसन, अपैची, ग्लासगो, सी रिएक्टिव होता है। अब उसको कैसे रट्टा मारना है, ओके रेंसन में कितने स्पेलिंग आ रहे हैं, रेंसन में आ रही है टोटल 6 स्पेलिंग आ रही है। ओके ठीक हो गया, यानी अगर 6 से ज़्यादा होगा तो उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। इसके बाद ग्लासगो GCS से निकला है, यानी अगर आपको स्कोर 3 से ज़्यादा मिले तो उसका मतलब मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट है अपैची है। अपैची में तकरीबन वैसे स्पेलिंग कितने आ रहे हैं, ऐसा अपैची में वैसे अपैची को रट्टा मार लो, अपैची 2 ओके APACHE 6 और 2 8, तो टोटल 8 चाहिए। और सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको 150 मिलीग्राम से ज़्यादा का चाहिए, तो ये होता है। बाकी रेंसन स्टार्ट करते हैं, रेंसन में टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें से 5 एट द टाइम ऑफ एडमिशन होते हैं, 6 आपको 48 आवर्स के अंदर देखने होते हैं। जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसका निमोनिक है, लीगल, एल से क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस 16 से ज़्यादा का होगा, ई से होगा एलिवेटेड एंजाइम, कौन सा होता है AST 250 से ज़्यादा का होगा, जी से ग्लूकोज है जो कि आपको हाइपरग्लाइसीमिया 200 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, ए से एज 55 है, और एल से क्या था LDH आ जाएगा। LDH वैसे 700 यूनिट्स लिखे हुए हैं, वैसे 350 यूनिट्स होते हैं। इसके बाद आफ्टर 48 आवर तो उसका निमोनिक होता है बैश, बी से बेस डेफिसिट है, बी से आपका एक और चीज़ भी आती है बन आ जाएगा, ए से आपका क्या आ जाएगा, ए से आपका आर्टिकुलर ऑक्सीजन सैचुरेशन है, एस से सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड और सीरम हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, एच से हेमाटोक्रेट है। उसको कैसे रट्टा मारना है, 2 4 5 6 8 ओके, जो 2 होता है ना ऑलमोस्ट, वो आपको क्या होता है, ओके सीरम कैल्सीमिया होता है, यानी जो कैल्शियम लेवल है वो 2 से कम हो जाएगा। 4 है 4, तो जो 4 क्या होता है, 4 आपका बेस डेफिसिट होता है, ठीक हो गया। ओके जो 5 होता है, जो 5 वाली वैल्यू होती है वो बन वाली होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वाली 5 आती है। इसके बाद आता है 6, जो 6 होता है ये आपका फ्लूइड सेक्वेस्ट्रेशन 6 लीटर से ज़्यादा का है। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं 8 होता है 8 किलो पास्कल, ये ऑक्सीजन आर्टिकुलर PO2 सैचुरेशन कम हो जाती है। और लास्ट में आ जाएगा हेमाटोक्रेट जो कि 10 होता है। तो आपको मैंने सारा निमोनिक से रट्टा लगवा दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो जो कॉम्प्लिकेशन होती है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की वो लोकल होती है, सिस्टेमिक होती है। लोकल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले साइटिक फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी, बस ये रट्टा मार लेना, जो फ्लूइड होगा उसमें कोई ग्रैन्युलेशन या फाइब्रस टिश्यू की दीवार नहीं होगी। ओके अगर ये दीवार बन जाती है तो उसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट, ठीक हो गया। ओके और ये ठीक हो जाती है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि पेनक्रियाटिक एब्सेस या सूडोसिस्ट है। जो पेनक्रियाटिक एब्सेस होती है, एब्सेस क्या होती है, सर्कमस्क्राइब होती है, इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन ऑफ पस है। ओके और वो किससे कवर्ड होती है, ग्रैन्युलेशन टिश्यू से कवर होती है, उसमें नेक्रोटिक मटेरियल होता है। जबकि सूडोसिस्ट क्या होती है, पेनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स है, वो किससे कवर हो गया, फाइब्रस या ग्रैन्युलेशन टिश्यू से। जबकि स्टीराल पेनक्रियाटिक है, स्टीराल में क्या होता है, फोकल या डिफ्यूज नॉन वायबल पैरेन्काइमा होता है। ओके
फोकल या डिफ्यूज नॉन पैरेनकाइमल पेनकियाटिक पैरेनकाइमा होता है, ठीक है, जो कि नॉन इनहांस्ड एरिया शो करता होता है। बाकी साइटीज हो गया, पेनकियाटिक एफियन है, पोर्टल सिस्टमिक वेन थ्रोम्बोसिस है, स्प्लेनिक आर्टरी एनोरिज्म होता है, पेनकियाटा प्लूरल फिस्टुला बन जाते हैं। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन के तरह अपने हार्ट सिस्टम की इन्फ्लेमेशन करवा देनी है शॉक वाली, लाइक पल्मोनरी में निमोनिया, लैक्टेसिस हो जाएगा, ARDS प्लूरल फियन पानी जमा हो जाएगा, CVS के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, पेरिकार्डियल फियन है, हेमाटोलॉजिकल में TIC हो जाएगा, GIT के अंदर पोर्टल या स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस है, रीनल में शॉक हुआ है तो ओलिगोयूरिया, रीनल फेलियर या थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक पे हाइपरग्लाइसीमिया एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी की वजह से, नहीं एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी की वजह से, और हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। CNS में फैट इम्बोलाई और फैट नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट को आपने दो में डिवाइड करना है, माइल्ड है या सिवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। ओके, जो माइल्ड होता है पेनक्रेटाइटिस, उसके अंदर आपने क्या करना होता है, उसके अंदर सिंपल जो मैनेजमेंट होती है, रिकवरी 72 घंटों के अंदर हो जाती है। क्या मैनेजमेंट होती है, हर एक डिजीज की सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिशन करना होता है, रिससिटेशन करना होता है, नील पर ओरल होता है। इसके अलावा आपने क्या देना होता है, NGD कंप्रेशन होती है, IV फ्लूइड्स देने होते हैं, रिंगर लैक्टेट, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं। एंटीबायोटिक की वैसे जरूरत नहीं होती, वो आपने जब इस्तेमाल करना है जब कोलेंजाइटिस सस्पेक्टेड होता है और बंदे की रिकवरी 72 घंटों के अंदर हो जाती है। अब सिवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, उसमें क्या होगा, ICU में एडमिट करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करना है, ऑक्सीजनेशन, एनाल्जेसिया, वाइटल्स को मॉनिटर करना है, NG एस्पायरेशन करनी है, बायोकेमिकल मॉनिटरिंग करनी है, रेंसन स्कोर को चेक करने के लिए, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस करनी है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक स्टार्ट हो रहा है एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस जब कोलेंजाइटिस होगा। ओके, इसके बाद है कि CT स्कैन जब करेंगे जब ऑर्गन फेलियर या सेप्सिस हो गया, अगर गाल स्टोन हो गया या साइन ऑफ कोलेंजाइटिस है तो इस केस में आपने ERCP करना है विद इन द 72 आवर। और इसके अलावा आपने क्या करनी है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है, उसके लिए आप NG फिटिंग दोगे। बाकी सिस्टमिक सपोर्ट के अंदर क्या होता है, इनोट्रोपिक एजेंट है, रीनल, ओके, इनोट्रोपिक है, वेंटिलेटरी सपोर्ट है, डायलिसिस या IV कैल्शियम या IV मैग्नीशियम है। तो यहाँ से आपके स्पेसिफिक स्टार्ट होते हैं। एंटीबायोटिक दे दिया आपने, CT स्कैन किया, ओके, ERCP दिया और सपोर्टिव केयर है। इसके बाद रेडियोलॉजिकल है, अगर पेशेंट को अंदर नेक्रोसिस हो जाती है पेनक्रियास की, या एब्सेस बन जाती है, सूडोसिस्ट हो जाती है, तो आपने CT स्कैन गाइडेड नीडल पास करनी है और नेक्रोटिक मटेरियल को ड्रेन करना होता है। ठीक हो गया, सैंपल को कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजना होता है। सर्जरी, अगर सेप्सिस बन गई है और ठीक हो गया, ठीक नहीं हो रहा, तो आपने पहले नेक्रोसेक्टमी करनी है, डिब्राइडमेंट करना है, इसके बाद मजीद फर्दर टिश्यू की डिब्राइडमेंट करनी है। उसके लिए क्या करोगे, या तो आप ड्रेन डाल दोगे, क्लोज कंटिन्यूस ड्रेन, 2 ड्रेन डाल दोगे आप, ओके, और जो रॉ है उसको फ्लश कर लोगे बैगर को टू इरिगेट और ड्रेन नेक्रोटिक टिश्यू। या फिर आप क्या करोगे, आप 48 से लेकर 72 आवर के बाद एब्डोमेन को दोबारा ओपन करोगे और लैप्रोटमी करोगे और दोबारा मटेरियल को निकाल लोगे। ठीक हो गया, तो आपने इनको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करनी होती है। इसके बाद पेनक्रियाटिक एब्सेस है, इसके कॉम्प्लिकेशन। पेनक्रियाटिक एब्सेस क्या होता है, सर्कमस्क्राइब इंट्राएब्डोमिनल कलेक्शन ऑफ पास होती है। ओके, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, परक्यूटेनियस एस्पायरेशन करना होता है अंडर द रेडियोलॉजिकल, ओके, या ओपन ड्रेनेज भी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस स्किन से या फिर ओपन ड्रेनेज है। इसके बाद सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट है। ओके, जो सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट होती है, सूडोसिस्ट होती है, ये क्या होती है, अमाइलेज रिच फ्लूइड होता है और वो कवर होता है फाइबरस या ग्रैनुलेशन टिश्यू से। ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बाद डेवलप होता है, लेकिन क्रोनिक के बाद भी हो सकता है, एक्यूट के 4 हफ्तों के बाद डेवलप होता है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, ये एपिगैस्ट्रियम में मैस बनाता होता है, स्मूथ होता है, नॉन मोबाइल मैस होता है एपिगैस्ट्रियम में आफ्टर द अटैक ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तो उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, अर्ली स्टाइटी, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है क्योंकि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करा रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है ड्यू टू बाइल डक्ट कंप्रेशन है। ठीक है, अब इसकी डायग्नोसिस के अंदर आ जाते हैं। इसकी जो डायग्नोसिस होती है 1 सेकंड कंट्रास्ट इनान CT स्कैन है, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं। अब इसका जो DD है वो सिस्टिक नियोप्लाज्म होता है, सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म, उसमें सनबर्स्ट अपीयरेंस होती है। अब अगर सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करना तो आपने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराना है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ओके, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से आपने एस्पायरेशन करना, फ्लूइड की एनालिसिस करनी है, कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लिए और इसके लिए अमाइलेज लेवल के लिए। ओके, अगर इस सूडोसिस्ट की वजह से है तो इसमें अमाइलेज के लेवल ज़्यादा होगा। ओके, अगर वो म्यूसिनस नियोप्लाज्म है, सीरस सिस्टिक म्यूसिनस नियोप्लाज्म है, तो उसमें C कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल ज़्यादा होगा, CA99 का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर सूडोसिस पेनक्रियाटिक डक्ट से आप कम्युनिकेट करती है, तो उसको दिखाने के लिए ERCP MRCP करती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशन में आपका इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, सिस्ट का, या गट में रप्चर होगी तो मेलिना होगा, पेरिटोनियम में रप्चर होगी तो पेरिटोनाइटिस होगा, CBD को कंप्रेस करेगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, डोडिनम पे प्रेशर डालेगी तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। ओके, ये 4 कॉम्प्लिकेशन है, मेलिना, पेरिटोनाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। ओके, कोई भी सिस्ट जिसका साइज ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर से कम का है तो वो मोस्टली स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाती होती है।
ओके ठीक है। लेकिन अगर उसका साइज 5 से ज़्यादा का छोटा है तो फिर ठीक हो रहती है, 5 से बड़ा है और 6 हफ्तों से या 12 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्टेंट है, ओके, तो फिर आपने क्या करनी है, ट्रीटमेंट का आपने स्टार्ट कराना होता है। ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी ड्रेनेज होती है और दूसरा सर्जरी आती है। एंडोस्कोपी ड्रेनेज के अंदर सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी और सिस्टोडुओडेनोस्टमी आप क्रिएट करते हैं, ओके, यानी एंडोस्कोपी परफॉर्म करते हैं और सिस्ट और स्टोमक के दरमियान कनेक्शन बनाए गए या सिस्ट और डुओडेनम के दरमियान बनाए गए, जिसकी वजह से वो ड्रेन हो जाएगी। और ओपन सर्जिकल ड्रेनेज के अंदर वही सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी और सिस्टोडुओडेनोस्टमी क्रिएट करेंगे। सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी के अंदर क्या होती है, स्टोमक की एंटीरियर वाल को खोलेंगे, ओके, इसके एच को बैब को फोर्सेप्स से हम करेंगे, हेल्ड कर लेंगे और पोस्टीरियर वाल में एंटर हो जाएंगे और क्योंकि पीछे ही पेनक्रियास पड़ा हुआ है और फिर सूडोसिस्ट यानी स्टोमक के पोस्टीरियर वाल और सिस्ट के एंटीरियर वाल इनके दरमियान में कनेक्शन बना लेंगे, फिर एंटीरियर वाल को क्लोज कर देंगे, ओके। इससे सारे के सारे कंटेंट ड्रेन हो जाते हैं। ऑलमोस्ट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वाला टॉपिक खत्म हो गया है। बाकी रो एक्सएमआई सिस्टो जुजिनोस्टमी भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि प्रेफर्ड होती है। अब हमारा होती है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस वाला टॉपिक है। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस वाले टॉपिक में से प्रॉफ में सवाल रिलेटिवली बहुत कम आते हैं, बस वो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। जो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है इसमें कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होती है, प्रोलॉन्ग होती है, इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती है, पेनक्रियास का फंक्शन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। जो पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट है उसमें लाइक आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस क्यों होगी, एंडोक्राइन इंसफिशिएंसी की वजह से, जबकि एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी की वजह से स्टीटोरिया, वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। अब पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन को देखने के लिए एक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो है नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम, ओके, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम पैरामाइनो बेंजोइक एसिड होता है, ये पेनक्रियाटिक फंक्शन को चेक करने के लिए होता है। इसके अलावा एंजाइम इलास्टेज वगैरह को भी चेक कर लेते हैं जो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, तो इलास्टेज वाला और एनबीटी पाबा ये चेक करते होते हैं, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड वाला, ओके। अब इसका जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो अल्कोहल होता है। बाकी क्या हो सकता है, पेनक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन से, स्ट्रक्चर से, इसकी वजह से हो सकता है, या पेनक्रियास की कंजेनिटल एनोमली है, पेनक्रियाटिक डिवीजन, एनुलर पेनक्रियास में डुओडेनम और डुओडेनोस्टमी करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इन्फेंटाइल मैलन्यूट्रिशन है, एक हेरिडेटरी पेनक्रियाटाइटिस होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे जो ट्रिप्सिनोजन जीन होता है, या इडियोपैथिक क्रॉनिक या ऑटोइम्यून है। मोटा मोटा ऑटोइम्यून के अंदर IgG4 के लेवल ज़्यादा होता है, इसमें रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस भी होती है यूरेटर की। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेन आपको एपिगैस्ट्री में देखने को मिलेगा जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा होगा, नोजिया और वॉमिटिंग होगी अटैक में, एनर्जीजिया अब्यूज यानी एनर्जीजिया ज़्यादा खा रहा होगा, मैल अब्जॉर्प्शन होगी ड्यू टू एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी, वेट लॉस हो जाएगा, स्टीटोरिया, बोन मिनरल डेंसिटी, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं होगे। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है, पहला पल्मोनरी क्यों आ रहा है मेरे ध्यान में, पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट जिसके अंदर दो थे आपके, एनबीटी पाबा और दूसरा एंजाइम इलास्टेज होता है। नंबर 2 एक्सरे एब्डोमेन कराएगा जिसमें पेनक्रियास की कैल्सिफिकेशन फाइब्रोसिस होगी, सीटी स्कैन MRI इसके अंदर आपको डैमेज का पता लग जाएगा। ERCP ज़्यादा एक्यूरेट है पेनक्रियाटिक डक्ट को देखने के लिए, तो इसमें पेनक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल सकती है, यानी हम सिंपल कह सकते हैं क्रॉनिक के लिए आप ERCP करवा सकते हैं। और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ओके, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको स्टोन, साइड ब्रांचेस सब कुछ आपको देखने को मिल सकता होता है, लेकिन मेन वैसे ERCP कह लो आप पेनक्रियाटिक डक्ट को देखने के लिए। अब क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। इसके अलावा डक्ट के स्ट्रक्चर या फाइब्रोसिस हो सकती है, डक्ट के स्ट्रक्चर या स्टोन बन सकते हैं, डक्ट के हाइपरटेंशन वगैरह। कुछ पेनक्रियास के अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक सूडोसिस्ट होगा, सूडोसिस्ट की वजह से डुओडेनम या गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, सप्लीनिक वेन की एब्सेस है, रॉयन है विसरल आर्टरी में, या इन्फ्लेमेटरी मैस बन जाएगा, वही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पहले पढ़ी थी। अब हम इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट को आपने दो में डिवाइड करना होता है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल में जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसकी इंसफिशिएंसी है, तो आपने मैल अब्जॉर्प्शन के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम देनी है जो कि डाइजेशन अब्जॉर्प्शन कराते हैं। ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फैट कम से कम हो, क्योंकि फैट वाला लाइपेज वाला काम करता होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन आपने लेने हैं। इसके अलावा मीडियम चेन टैग आपने देने होते हैं, ओके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। पेन को आपने ठीक करना, एनाल्जेसिक्स वगैरह देनी है, ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर को रिलीव करना होता है, ओके। और अगर पेन नहीं ठीक हो रहा तो CT या अल्ट्रासाउंड गाइडेड सिलिक ब्लॉक आपने परफॉर्म कराना होता है पेन को रिलीव करने के लिए, सिलिक नर्व ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है अल्कोहल आपने कम से कम करनी है, और डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करना है। सर्जरी में क्या होगा, सर्जरी में आपने एंडोस्कोपी या सर्जिकल डीकम्प्रेशन करनी है, क्योंकि पेनक्रियाटिक डक्ट की फाइब्रोसिस या स्ट्रक्चर हुआ है, तो इसके प्रेशर को कम करना है ताकि मजीद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेनक्रियाटाइटिस ना हो, ओके। तो इसके लिए सर्जरी करते हैं। जो सर्जरी होती है, सर्जरी कब करेंगे, जब पेन ठीक नहीं हो रहा या पेनक्रियाटिक डक्ट डायलेट होना शुरू हो रही है, बार बार हो रहा है, या नियोप्लाज्म को रूल आउट नहीं कर पा रहे, या पेनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। अब सर्जरी के अंदर करते क्या है, सर्जरी के अंदर आपने जो पेनक्रियाटिक जूसेस को ड्रेन करना है बाय रिलीविंग ऑब्स्ट्रक्शन टू इट्स फ्लो, के ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रांसवर्स पेनक्रियाटोजुजिनोस्टमी करते हैं। यहाँ पे एक ऑपरेशन का नाम है प्यूस टू प्रोसीजर, ओके, ठीक हो गया, प्यूस टू प्रोसीजर है, ओके।
तो इसमें करते गए, इसमें क्या क्या होता है, नंबर 1 एंडोस्कोपिक पेनक्रियाटिक स्फिंक्टरोटमी होती है कि नंबर 1 क्या करेंगे, स्फिंक्टरोटमी, स्फिंक्टर खोलेंगे और स्टोन को निकाल देंगे। नंबर 2 स्टंट डालेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट में ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सके। अगर स्टोन पेनक्रियाटिक डक्ट में और ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो आपने ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल पेनक्रियाटोजुजिनोस्टोमी क्रिएट करनी है, पेनक्रियास को जुजिनम से जोड़ देना है। इसको बोलते हैं पोस्टियो प्रोसीजर। ओके, इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर भी होता है, वो है फ्राई प्रोसीजर होता है। फ्राई प्रोसीजर के अंदर हेड ऑफ पेनक्रियास को निकाल देते हैं और ट्रांसवर्स पेनक्रियाटोजुजिनोस्टोमी करते हैं। विपल्स प्रोसीजर भी कर सकते हैं या डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी भी कर सकते हैं अगर टेयर की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो ऑलमोस्ट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वाला टॉपिक फिनिश हो गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस वाला टॉपिक है। ओके, फिर हम डायवर्टिकुलोसिस वाला टॉपिक फिनिश करेंगे। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस को दो में डिवाइड करते हैं। ओके, एक अल्सरेटिव होता है, दूसरा हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस आपको देखने को मिलता होता है। ओके, पहले तो आपको टीबी की हिस्ट्री होगी। टीबी की हिस्ट्री कैसी होती है कि आपको एनोरेक्सिया, वेट लॉस, क्रॉनिक कफ देखने को मिलेगा 6 महीनों से ज़्यादा का। ओके, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री होती है। अभी दो में डिवाइड होता है, अल्सरेटिव और हाइपरप्लास्टिक। जो अल्सरेटिव होता है इसमें डीप ट्रांसवर्स अल्सर होते हैं, टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करता होता है, जबकि जो हाइपरप्लास्टिक होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मैस आपको राइट इलिक फोसा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैल अब्सॉर्प्शन, पेन, एनीमिया देखने को मिलेगा। एक सेक्लोरेटिक टाइप भी होती है जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, नैपकिन रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर भी पॉजिटिव आता है। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर क्रॉन्स डिजीज में भी आता होता है। और ये स्मॉल, अगर ट्यूबरकुलोसिस स्मॉल बोवल का हो तो लार्ज फुल स्वेलिंग स्टूल आएंगे, अगर लार्ज बोवल का हो तो स्मॉल ब्लड स्टेन्ड स्टूल आते होते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा होता है, आइलियम होता है। आइलियम और इलियोसिकल जंक्शन आपको देखने को मिलते होते हैं। दो टाइप का होता है, अल्सरेटिव वाला और हाइपरप्लास्टिक वाला। जो अल्सरेटिव वाला पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का होता है, सपोज किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस था तो उसने ट्यूबरकल बैसिलाई को स्वालो कर लिया तो वो टर्मिनल आइलियम में डीप ट्रांसवर्स अल्सर बनाना शुरू कर देगा। सिरोजा की थिकनिंग होगी और ट्यूबरकल से कवर होगा। इसमें क्या होगा, ओके, अल्सरेटिव वाले में भी डायरिया आपको देखने को मिलता होता है। डायरिया तो हाइपरप्लास्टिक में भी होता है। डायरिया होगा, डायरिया की वजह से वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो डायरिया, वेट लॉस और डीप ट्रांसवर्स अल्सर है। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए अनीमिया आपको देखने को मिल सकता है वैसे, ठीक है। एलिवेटेड ईएसआर है और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, प्रीवियस। ओके, अब जीआईटी से जो स्पेसिफिक है, अब नंबर 1 क्या आती है, इसकी जो मेन है वो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होती है। बाकी बेरियम मील करवा सकती है। बेरियम मील में आपको फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा डिस्टल आइलियम का, सीकम का, एसेंडिंग कोलोन का, बिकॉज वो पार्ट नैरो और हाइपर मोटाइल हो गया है। दूसरा डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी है जिसके अंदर आप ट्यूबरकल की बायोप्सी लेते हैं। ओके, तो आप डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी से लोगे, ठीक है। ओके, लाइक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी किया, वहां से ट्यूबरकल लिया, उसकी बायोप्सी लिया। ट्रीटमेंट के अंदर आपने एंटी ट्यूबरकुलोटिक थेरेपी चलानी होती है 9 से लेकर 12, ओके, 9 से लेकर 12 हफ्तों तक, जिसमें 4 ड्रग्स आती है, रिफाइम्पिराइसिन, एजाइड, पिराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल है। और जो फिर आपने अगर परफोरेशन हो गया या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इस केस में आपने क्या कराना होता है, सर्जरी करानी होती है। और इसके जो डीडीज होते हैं वो आपका पेंडिकुलर मैस होता है। ओके, लिम्फोमा, सिकल कार्सिनोमा, क्रॉन्स डिजीज और एक्टिनोमाइसिस आ जाएगा। इसके बाद हाइपरप्लास्टिक है। हाइपरप्लास्टिक के अंदर क्या होता है, ओके, ठीक है, अगर किसी ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इंजेस्ट कर लिया उस पेशेंट में, यानी जिसमें हाई रेजिस्टेंस है उस ऑर्गेनिज्म है, तो जो इन्फेक्शन होता है वो पियर्स पैचेस की हाइपरप्लेजिया करा लेगा। जब पियर्स पैचेस की हाइपरप्लेजिया होगा और लिम्फ नोड की लार्जमेंट होगी तो राइट लिम्फ फोसा में मैस बन जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की उस पेशेंट ने इंजेक्शन किया जिसमें रेजिस्टेंस डेवलप हुई है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कॉलिक एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, मैस राइट लिम्फ फोसा में देखने को मिलता है। वंस अगेन आप बेरियम मील कराओगे, इसमें आपको फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, या तो बीडी रट्टा मार लो, बेरियम मील और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। बाकी सीबीसी में एनीमिया होता है, ईएसआर का लेवल ज्यादा होता है, एल्ब्यूमिन कम होती है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता होता है। डीडीज के अंदर वही राइट लिम्फ फोसा की मैस है, लाइक सीकम का कैंसर है, पेंडिकुलर मैस है, क्रॉन्स डिजीज है, एक्टिनोमाइसिस है, अनडिसेंडेड टेस्टिस और ओवेरियन कैंसर है। एटीटी चलाते होते हैं 9 से लेकर 12 हफ्तों में ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन है तो आप क्या करते हैं, आप सर्जरी करते हैं। कौन सी सर्जरी करते हैं, लिमिटेड राइट हेमिकोलेक्टमी। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायवर्टिकुलाइटिस। जो डायवर्टिकुला होते हैं वो आउट पाउचिंग होते हैं क्लोन के म्यूकोसा के, तो उनकी जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। तो डायवर्टिकुला जो क्लोन के जो डायवर्टिकुला होते हैं वो क्लोनिक म्यूकोसा की एक्वायर्ड हर्निएशन होती है, आउट पाउचिंग होती है थ्रू द सर्कुलर मसल। अभी चूंकि इसे म्यूकोसा की हर्निएशन होती है तो ये फॉल्स होती है। ट्रू डायवर्टिकुलम मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है। मोस्टली सिग्माइड कोलोन में होते हैं डायवर्टिकुला, वॉल्वुलस भी सिग्मोइड कोलोन में होता है, लेकिन सीकम को भी इन्वॉल्व कर सकता होता है। रेक्टम को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेगा क्योंकि इसकी मस्कुलर लेयर ऑलमोस्ट पूरी होती है। अब इसकी थ्योरी क्यों होती है, कहते हैं डायवर्टिकुलम क्यों होता है, क्योंकि अगर हम डाइट में डाइटरी फाइबर नहीं लेंगे तो स्टूल का वॉल्यूम कम से कम होगा। स्टूल का वॉल्यूम सबसे कम से कम होगा तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूल तो प्रेशर लगा नहीं रहा। ओके, हाई कोलोन की टेंशन चाहिए प्रोपल्शन के लिए। जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मसल की हाइपरट्रॉफी होती है। जब मसल की हाइपरट्रॉफी होगी तो जो वीक एरियाज है उसमें से म्यूकोसा की हर्निएशन होने के चांसेस ज्यादा है, जिसको बोलते हैं पल्शन डायवर्टिकुलम। तो लो फाइबर
डाइट की वजह से क्लोनिक डायवर्टिकुला देखने को मिलते होते हैं। डायवर्टिकुला नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस, फ्लैचुलेंस देखने को मिल सकती होती है। ओके, या फिर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? डायवर्टिकुलाइटिस है, पैरोटिनाइटिस या पेरिकोलिक एब्सेस है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, हैमरेज और फिस्टुला फॉर्मेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो आपकी डायवर्टिकुलोसिस आपको देखने को मिलती होती है। डायवर्टिकुलोसिस इन्फ्लेमेशन होती है डायवर्टिकुला की एसोसिएटेड विद पेरिकोलाइटिस। ओके, तो इसमें क्या होती है, जो सिग्माइड कोलोन मोस्टली कहाँ पड़ा होता है आपका लेफ्ट इलिक फोसा में, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है पेन, लेफ्ट इलिक फोसा में टेंडरनेस या मैस देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा, यानी ब्लीडिंग करवा रहा है, इन्फ्लेमेशन। ओके, बाकी यूरिनरी सेप्टम हो सकते हैं इन केस ऑफ कोलो वेजाइकल फिस्टुला, और क्लोन की परफोरेशन हो सकती है। अब क्लोन की जो परफोरेशन डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से होती है, उसके लिए क्लासिफिकेशन इस्तेमाल होती है, हिंची क्लासिफिकेशन। अब हिंची जो टाइप 1 होती है इसमें पैराकोलिक होती है सराउंडिंग एरिया में, हिंची 2 में पैल्विक होती है, हिंची 3 में पुरुलेंट पेरोटिनाइटिस होता है, लाइक एब्डोमिनल कैविटी में पस आएगी, और स्टेज 4 में क्या होता है, फीकुलेंट होती है। तो पैराकोलिक, ओके सही है, पैल्विक आ जाएगा, पुरुलेंट सारे 4 P बताए हुए, पेरोटिनाइटिस आ जाएगा, तीसरे में पुरुलेंट और चौथे वाले में फिकुलेंट आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होती है, अब ये बेरियम एनीमा, कोलोनोस्कोपी, सिग्माटोस्कोपी कभी भी नहीं करेगा क्योंकि परफोरेट हो जाएगा। तो कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन होता है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बोवल वाल की थिकनिंग होगी और एब्सेस फॉर्मेशन होती है। बेरियम एनीमा ये आपने इस्तेमाल नहीं करने होते, ठीक है। ओके, बेरियम एनीमा अगर आप डायवर्टिकुलोसिस में कराओगे, जब इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगी तो आपको स्टार्ट होता है पेरियड्स देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड है तो बेड रेस्ट कराएंगे, एंटीबायोटिक्स देते हैं और बेरियम एनीमा कराएंगे जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया। अगर कॉम्प्लिकेट हो गया तो आपने क्या कराना होता है, ठीक करना होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, अगर डायवर्टिकुलर परफोरेट हो गया तो जनरलाइज पेरोटिनाइटिस हो सकता है, ये कंजर्वेटिव से ठीक नहीं हो रहा, बार बार डायवर्टिकुलर हो रहा है, यंग एज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना है, तो आपने सर्जरी करानी होती है। सर्जरी में क्या होता है, आपने डायवर्टिकुलर सेगमेंट की रिसेक्शन करनी है और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करनी है। ओके, तो नंबर 1 है कि रिसेक्शन है। ओके, नंबर 2 क्या काम करना है, अगर पेरोटिनाइटिस हो गया तो आपने प्रोसीजर करना है जिसका नाम है हार्टमैन ऑपरेशन। हार्टमैन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, जो डिस्टल एंड ऑफ स्टंप होता है, ओके, डिस्टल एंड ऑफ स्टंप होता है, ओके, इसको क्लोज करना, जो प्रोक्सिमल एंड है उसको बाहर की तरफ निकाल देना है एंड कोलोस्टमी के अंदर, ठीक हो गया। ओके, ये डिस्टल एंड ऑफ द स्टंप है, उसको आपने क्लोज कर लिया, ठीक है, और जो प्रोक्सिमल एंड था उसको आपने एंड कोलोस्टमी की फॉर्म में आपने क्या कर लिया, बाहर की तरफ निकाल लिया। तो डिस्टल एंड को बंद करना, प्रोक्सिमल पार्ट की कोलोस्टमी करना, हार्टमैन ऑपरेशन कहते हैं। नंबर 2 रिसेक्शन या एक्सटीरियराइजेशन है दोनों पार्ट की। अगर हेमरेज हो गया तो मेडिकल ट्रीटमेंट करोगे, अगर कोलोवेजिकल फिस्टुला हो गया तो आपने सिग्माइड क्लोन को ब्लेडर से सेपरेट कराना है और फिर सिग्माइड रिसेक्शन करनी है और लास्ट में कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस करनी होती है, और ब्लेडर और कोलोरेक्टम के दरमियान आपने मोमेंटम को अटैच कर देना है। तो ऑलमोस्ट डायवर्टिकुलाइटिस वाला टॉपिक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ओके, एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला है, एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुली। ओके, तो एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला को ECF भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है, दो एपिथेलियल सर्फेसिस के दरमियान एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। जो एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला होता है वो स्मॉल या लार्ज बोवेल, एक तरफ तो इंटेस्टाइन होगी, दूसरी तरफ स्किन होगी। अब ये प्रोक्सिमल हो सकता है, डिस्टल हो सकता है, हाई आउटपुट हो सकता है, लो आउटपुट हो सकता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। ओके, हाई आउट, ओके, दो में डिवाइड करते हैं, हाई आउटपुट और मॉडरेट आउटपुट और लो आउटपुट, ठीक हो गया। ओके, अब रट्टा कैसे मारना है, ओके, तो 200 और 500 का रट्टा मार लो। अगर 24 घंटे के अंदर उसकी आउटपुट 200 से कम है, ठीक है, तो वो आ जाएगा लो आउटपुट। अगर 200 से लेकर 500 है तो वो मॉडरेट आ जाएगा, और 500 से ज़्यादा की आउटपुट है, ट्रेन है, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाई आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो मॉडरेट या जो हाई आउटपुट फिस्टुला होते हैं जिसके अंदर आपको 200 से लेकर 500 तक आपको देखने को मिल सकता है, तो आउटपुट तो वो स्मॉल बोवेल से होते हैं। जो हाई आउटपुट फिस्टुले होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और मैल न्यूट्रिशन होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि सिक्रेशंस लॉस हो रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, कॉजेस की तरफ आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा कि सपोज आपने इंटेस्टिनल एनास्टोमोसिस क्रिएट किया, वो लीक कर गया, लीक करने की वजह से वो स्किन से कम्युनिकेट बनाना शुरू कर दिया, या IBD है, इसमें आपको स्ट्रक्चर फाइब्रोसिस या अल्सर देखने को मिलते हैं। डायवर्टिकुलर डिजीज है, उसमें भी आपको फिस्टुला मिलता है। मैलिग्नेंसी या ट्रॉमा है। ओके, जो आइट्रोजेनिक एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला होता है, आइट्रोजेनिक जो फिजिशियन इंड्यूस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एनास्टोमोसिस क्रिएट किया दो पार्ट के दरमियान, लाइक वेस्ट और जुजुनोस्टमी, इस तरह की एग्जाम्पल ले लो, वो लीक कर गया। ओके, कब एविडेंट होता है, 5वें से लेकर 10वें दिन के अंदर होता है। जब लीक हो जाएगा तो फीवर होगा, यानी पेरिटोनियम को इन्फ्लेम करेगा ना, तो फीवर, टैकीकार्डिया, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ल्यूकोसाइटोसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वुंड का इन्फेक्शन होगा। ओके, तो कैसे डायग्नोस करोगे, जब आपको फीकल कंटेंट वुंड से या ड्रेन से निकलते हुए नजर आ रहे हो, दैट मींस फिस्टुला क्रिएट हो चुका है। इसके बाद डायग्नोसिस के अंदर आ जाते हैं, CT स्कैन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में फिस्टुलोग्राम इस्तेमाल करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ज्यादा ड्रेन हो रहा है हाई आउटपुट से स्पेसिफिकली, तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकती है, या मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, या सेप्सिस हो सकती है, या नॉस्टोमोटिक लीकेज वगैरह की वजह से होती है। हम मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इनिशियल
न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सबकी सेम होती है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इन्फेक्शन को ठीक करना, स्किन को प्रोटेक्ट करना एक्सकोरिएशन से क्योंकि फीसेस या ड्रेन्स में से फ्लूइड आ रहा है, और इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस को क्या करना आपने ड्रेन करना होता है। ओके, अगर प्रॉक्सिमल है या हाई आउटपुट फिस्टुला है तो आपने क्या देने होते हैं, H2 ब्लॉकर है। H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, एसिड की सिक्रेशन को कम कर देते हैं। नंबर 2 सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स ये क्या करते हैं, ये एंटेरिक पैनक्रियाटिक और बिलियरी सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो आप अगर प्रॉक्सिमल या हाई आउटपुट है, सिक्रेशन ज़्यादा आ रही है, तो आपने ब्लॉकर्स इस्तेमाल करनी है, इंटेस्टिनल सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना होता है। ओके, ठीक हो गया। 50 से ज़्यादा इंटेस्टिनल फिस्टुला खुद ब खुद बंद हो जाती है, लेकिन 2 से लेकर 3 महीनों का आपने टाइम देना होता है स्पॉन्टेनियस क्लोजर का। अगर नहीं हो रहा तब आपने क्या करना होता है, ऑपरेशन के अंदर आना होता है। ओके, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस क्लोजर को इनहिबिट कर देते हैं, उसका निमोनिक है, फ्रेंड फॉरेन बॉडी या फिस्टुला के अंदर, रेडिएशन एंटीराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है या इस इन्फेक्शन है फिस्टुला ओरिजिन में, एपिथेलाइजेशन है ट्रैकी, नियोप्लाज्म है या डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्रेंड फॉरेन बॉडी, रेडिएशन, इन्फ्लेमेशन, एपिथेलाइजेशन, नियोप्लाज्म और डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो ऑपरेटिव थेरेपी के अंदर क्या होता है। ओके, तो पहले तो 2 से लेकर 3 महीनों का कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कराना होता है, लेकिन अगर सेप्सिस हो गया वंस अगेन या नॉस्टोमोटिक लीकेज हो गया या हाई फिस्टुला आउटपुट है, ठीक नहीं हो रहा, तब आपने क्या कराना होता है, सर्जरी की तरफ आना होता है। सर्जरी में या एब्सेस हो गया तो उसको ड्रेन करोगे बैठ के, प्रॉक्सिमल डाइवर्जन करोगे, डाइवर्ट कर दोगे बॉवल को, इस तरह फिस्टुलिया को एक्सटीरियराइज कर देंगे और लास्ट में रिसेक्शन कर देंगे फ्लेगमोनस सेगमेंट ऑफ बॉवल विदाउट एनास्टोमोसिस। इन प्रोसीजर को बोलते हैं सैल्वेज प्रोसीजर। एक तो सैल्वेज हो गया, जो डेफिनेटिव होता है, डेफिनेटिव के अंदर आपने जो फिस्टुला सेगमेंट है उसको आपने रिसेक्ट करना होता है और दोबारा एनास्टोमोसिस क्रिएट करना है, कहीं दोबारा लीक ना हो जाए। ओके, ठीक हो गया। तो ड्रेनेज, डाइवर्जन, एक्सटीरियराइजेशन और लास्ट में रिसेक्शन होती है, DER, ये आपका सैल्वेज ऑपरेशन आ जाती है। ओके, तो ये आ जाएगा। इंटेस्टिनल इस्कीमिया वाला टॉपिक आ जाता है। इंटेस्टिनल इस्कीमिया वाला टॉपिक है 161 से 162। ओके, तो जो इंटेस्टिनल इस्कीमिया होता है उसको आपने 2 में डिवाइड करना है, एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया होता है, क्रॉनिक मेजेंटेरिक इस्कीमिया होता है। ओके, ठीक है। जिस तरह जैसे एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होता है, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया होता है। एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया के अंदर सडन रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होता है टू द इंटेस्टाइन। ओके, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिमांड पूरी हो जाती है, थ्रेटनिंग हो जाती है और नेक्रोसिस हो जाती है। अब इसका जो मोस्ट कॉमन काज है आर्टीरियल इम्बॉलिक काजेस है, स्पेसिफिकली एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल थ्रोम्बोटिक या वीनस थ्रोम्बोटिक। मोस्ट कॉमन काज एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। ओके, इसके अलावा नॉन ऑक्लूसिव मेजेंटेरिक इस्कीमिया, सिस्टमिक हाइपोटेंशन हुई भी है, तो सिस्टमिक हाइपोटेंशन और एट्रियल फिब्रिलेशन को रट्टा मार लो। जो आर्टरी इफेक्टेड होती है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है। अगर मेन ट्रंक है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का, तो जूडिनो जूजिनल फ्रैक्चर से लेकर आपका स्प्लेनिक फ्रैक्चर तक, ओके, पूरा का पूरा पार्ट की नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगी। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि मेन ट्रंक की ब्रांच होती है तो एरिया ऑफ नेक्रोसिस कम होता है। इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बिकॉज ऑफ बेटर कोलैटरल सर्कुलेशन जो आपकी पोर्टल के साथ होती है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर के अंदर आ जाते हैं, क्लिनिकल नहीं, कोलैटरल के साथ तो नहीं होती, पोर्टल के साथ तो नहीं होती, वो तो वेन है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में आ जाते हैं सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन है, स्पेसिफिकली पेन सेंट्रल होता है और आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, POOP, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, और एब्डोमिनल टेंडरनेस भी देखने को मिलती है, सेंट्रल और पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो रिससिटेशन करनी होती है आपने। नंबर 2 आपने इम्बोलेक्टमी करनी है, इम्बोलस को निकालना है या रिवास्कुलराइजेशन करानी है किसकी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। और इसके बाद लास्ट में अगर लेट प्रेजेंटेशन है, गैंग्रीन हो गया है, ओके, तो फिर आपने क्या कराना होता है, इसके अंदर आपने जो पार्ट है उसको रिसेक्शन करनी होती है। ओके, अगर पैची इन्वॉल्वमेंट है तो आपने रीलुक लेप्रोटमी करनी है क्योंकि गैंग्रीन ज़्यादा नीचे तक जा सकता होता है। ओके, ठीक है। तो वही लिखा है कि अगर सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है तो आपको काफ़ी सारा पार्ट निकलवाना होता है, और काफ़ी सारा पार्ट निकलवा लोगे तो बाकी 200 सेंटीमीटर की गट बचेगी, तो उसकी वजह से शॉर्ट गट सिंड्रोम है। अगर मिडल कॉलिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके अंदर सिर्फ ट्रांसवर्स कोलन का इन्फेक्शन होता है, तो उसको आपने ट्रांसवर्स कोलेक्टमी से ठीक करना है। अगर सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की है तो आपने पूरा का पूरा इंटेस्टाइन को उड़ा देना है, प्रॉक्सिमल जूजिनम से लेकर ट्रांसवर्स कोलन तक। इसके बाद CMI, क्रॉनिक मेजेंटेरिक इस्कीमिया, जिसको मेजेंटेरिक एब्डोमिनल एंजाइना भी कहते हैं, या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगा। अब एंजाइना है यानी रोटी खाएगा बंदा, उसके बाद आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, जबकि इसमें रोटी खाने से ताल्लुक नहीं होगा। ओके, एब्डोमिनल एंजाइना होगा, बंदा रोटी खाने ही छोड़ देगा जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। इसका डायग्नोसिस मेजेंटेरिक एंजियोग्राफी से करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में इसका निमोनिक होता है, SMA बाईपास, एंडार्टीरेक्टमी और एंजियोप्लास्टी ये करते होते हैं। ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा इंटेस्टाइनल इस्कीमिया। इसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और अपर GI ब्लीड है। अपर GI ब्लीड का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। लोअर GI ब्लीड का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, हेमोराइड्स और डायबिटिकुलोसिस आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो पहले हम क्या तैयार कर ले, पहले हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तैयार कर लें। ओके, चलो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो चैप्टर पूरा फिनिश कर लेते हैं। ओके, ठीक है।
जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से 3 मेन कॉजेज आपने पढ़नी है कि डीएन होता है, एक वाल्वुलस होता है और तीसरा आपको इंटरसेप्शन है। एग्जाम के अंदर यही 3 आपको मेन कॉजेज आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इंटेस्टाइनल कंटेंट पास नहीं हो पाते। मैकेनिकल होती है, फंक्शनल होती है। मैकेनिकल को डायनेमिक कहते हैं, फंक्शनल को डायनेमिक कहते हैं। मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ओके, और इसमें मोटिलिटी कम हो जाती है, सॉरी मैकेनिकल में मोटिलिटी बढ़ जाती है ताकि इसको ओवरकम करे बैठ के, जबकि जो होता है फंक्शनल में होता है इसमें मोटिलिटी खराब होती है। ओके, ठीक हो गया। तो इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। इसमें इनिशियली मोटिलिटी बढ़ जाती है, बोवल साउंड एग्जैजरेटेड होती है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि बोवल साउंड खत्म हो जाती है क्योंकि फटीग हो गया है। फंक्शनल के 2 मेन काजेस होते हैं, स्मॉल बोवल के अंदर पैरालिटिक आलियस और लार्ज बोवल के अंदर सूडो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जो आलियस होता है, आलियस का सिंपल मतलब है कि मोटर एक्टिविटी कम हो गया है ड्यू टू नॉन मैकेनिकल काजेस, यानी जो गॉलस्टोन आलियस है, वैसे आलियस कहते तो लेकिन वो आलियस से बिलोंग नहीं करता होता। अब जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसके जो मेन काजेस होते हैं, ओके, तो स्मॉल बोवल के अंदर मोस्ट कॉमन काज है, 3 में डिवाइड करें, आउटसाइड द वाल, इन द वाल, इन द ल्यूमिन है। आउटसाइड द वाल मोस्ट कॉमन काज एडियन होता है, बाकी हर्निया, इंटरसेप्शन और ओके, इसके अलावा वॉल्वुलस, ये बाहर पड़े होते हैं। दीवार के अंदर बेलिग्नेंसी हो सकती है, टीबी का स्ट्रक्चर है, और ल्यूमिन के अंदर हार्ड फीसेस या गालस्टोन या राउंड वर्म या मिकोनियम आइलियस देखने को मिल सकता है। मिकोनियम आइलियस किसमें होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। ओके, लार्ज बोवल में क्या हो सकता है, लार्ज, अच्छा मिकोनियम आइलियस उसमें भी हो सकता है, किस में हो सकता है, हर्शबर्ग डिजीज में, चेक कर लेना। लार्ज बोवल के अंदर जो वॉल्वुलस, हर्निया, कार्सिनोमा, कंजेनिटल नहीं, हर्शबर्ग तो यहाँ पे आ गया, एनल स्टेनोसिस, इम्परफोरेट एनस, ये आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के मोटे मोटे वैसे आप पूरा बताया कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है। इसमें 4 कार्डिनल फीचर आपको देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन। जो डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन होती है लार्ज बोवल के लिए स्पेसिफिक होती है मेन, और पेन और वॉमिटिंग होती है स्मॉल बोवल में होती है। इसके अलावा आपको चूंकि सिक्रेशन लॉस हो रही है, ठीक हो गया, तो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकती है, हाइपोक्लीमिया हो सकता है, बंदे को बुखार हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, सेप्टिक शॉक वाला। अगर स्ट्रेंगुलेशन हो गया तो उस जगह पे सीवियर पेन और टेंडरनेस होगा, बोवल साउंड बिल्कुल नहीं आएगी, बुखार होगा, बंदे को शॉक होगा, एलडीएच के लेवल बढ़ जाएगा। इसका डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल होता है। ओके, बाकी आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी ज़रूर करनी होती है, बाकी जो सिंपल सीबीसी, आरएफटी ये चेक आपने कराने होते हैं। अब हम आ जाते हैं इमेजिंग के अंदर। सबसे पहले एक्सरे एब्डोमेन सुपाइन व्यू कराई गई, पहले इरेक्ट व्यू कराते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा सुपाइन व्यू होता है। सुपाइन व्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा, डायलेटेड बोवल लूप्स देखने को मिलेगा, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिल सकता होता है, ठीक है, ओके। और जुजिना को कैसे पहचानोगे, वेलविली कोनिवेंटीज होता है, स्टेप लेटर पैटर्न आपको देखने को मिलता होता है। और लार्ज बोवल में होती है उसमें हॉस्ट्रेशन होती है और ये पेरिफेरल पड़ा होता है। सीटी स्कैन एब्डोमेन करा लोगे, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ओके। देन सिंपल एक्सरे, इसमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन पता लग जाएगी कहाँ पे है, किस तरह की है, कास्ट क्या है, वॉल्वुलस, हर्निया, लूमिनल या म्यूरल है। यानी जो एक्सरे है ऐसे सिंपल और डायग्नोस होता है कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। सिटी स्कैन से डायग्नोस पता लग जाता है कि कौन किस वजह से हुई है। सर्जरी में आ जाते हैं, सर्जरी में कुछ जनरल प्रिंसिपल है, पे आपने क्या करना होता है, रिससिटेट करना होता है, आईवी लाइन लगा दी, आईवी फ्लूइड्स लगा दिया, ओके, एनजीडी कंप्रेशन कर लिया, रिंगल एक्टेड या इलेक्ट्रोलाइट्स आपने दे दिया, आईओपी चार्टिंग किया, वाइटल्स को मॉनिटर किया, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक, एंटीमैटिक आपने दी है और ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव किया। ओके, सर्जरी में आ जाती है। सर्जरी में कहा जाता है कि सन शुड नॉट बोथ राइज एंड सेट, ओके, यानी अगर वो सुबह के वक्त आया तो रात को आपने ठीक करके भेज देना होता है। लेकिन एडहियन के अंदर जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है वो 72 घंटों तक चलाते होती है। इंडिकेशन कब करेंगे सर्जरी की, जब सेप्सिस डेवलप हो गई है, स्ट्रैंगुलेशन है या आपको ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। तो पहले मिड लाइन इंसिजन देते हैं, लेप्रोटमी करते होते हैं। लेप्रोटमी करने के बाद आपने सीकम को देखना है। अगर सीकम कोलैप्स हुआ पड़ा है दैट मीन्स स्मॉल बोवल की ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर डायलेटेड है दैट मीन्स लार्ज बोवल की ऑब्स्ट्रक्शन है। डायलेटेड गट को आपने डीकम्प्रेस करना होता है एनजी से, और फिर काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एडहियन वॉल्वुलस को आपने ठीक करना होता है। अब कैसे पता लगेगा कि वो पार्ट नॉन वायबल है नहीं गैंग्रीन की वजह से, तो उसका कलर क्या होगा, डार्क कलर होगा, पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही होगी, ब्लीड नहीं कर रहा होगा, डल होगा और थिन हुआ पड़ा होगा। जबकि वायबिलिटी में क्या होगा, वायबिलिटी में वो कलर डार्क के बजाय लाइट होगा, ब्लीड करेगा अगर उसको पकड़ेंगे, शाइनी और फर्म होगा, डल नहीं होगा, पेरिस्टाल्सिस आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से वायबिलिटी को आप पता लगाते हैं। बाकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की, कि कुछ तो सिस्टमिक होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, उसकी वजह से गुर्दा फारिग हो गया, पैरोटिनाइटिस हो सकता है, ठीक है, सेप्टिसीमिया, ERDS हो सकता है। अब इसके हमने कुछ स्पेसिफिक कॉजेज पढ़ने हैं कि एडहियन की वजह से होती है, वॉल्वुलस की वजह से होती है, तीसरा इनटू ससेप्शन वगैरह की वजह से होती है। बाकी कुछ ओगलिव सिंड्रोम वाला कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पास्ट में नहीं दी हुई, उनको भी थोड़ा बहुत रीड कर लेंगे। तो पहला एडहियन है। एडहियन के अंदर आपको हिस्ट्री मिलती है इन्फेक्शन की, इसके अलावा कार्डिनल फीचर मिलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के। वो क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन जिसको ऑब्स्टिपेशन कहते हैं, ओके, ठीक हो गया। और पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री होगी, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल आपको देखने को मिलेगा एक्सरे सुपाइन व्यू के
के अंदर। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, एक्सरे एब्डोमिनल, सुपाइन व्यू, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट इस्तेमाल के साथ या सीटी स्कैन से आपको काज ऑफ लीजन आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। बाकी जो उसका ट्रीटमेंट होता है, आपने एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग देनी होती है। प्राइमरी काज ऑफ एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन, अगर प्राइमरी है तो पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है 72 घंटे तक, डिवाइड करना है। ओके, जो सिर्फ एडहीजन है उसको आपने डिवाइड कराना होता है। सिरोजल टीयर को आपने ठीक करना, लैप्रोस्कोपिक एडहेसियोलाइसिस करानी है। बाकी नोबल प्लाइकेशन, चार्ल्ड फिलिप ट्रांसमिजेंटेरिक प्लाइकेशन है, और इसके अलावा इंटेस्टिनल इंट्यूबेशन होती है। तो जो पेरिटोनियल एडहीजन होती है वो क्या होती है, एबनॉर्मल बैंड्स होती है, ऑर्गन्स और टिश्यूज के दरमियान में होती है। ओके, या दो ऑर्गन्स के दरमियान में होती है जो कि नॉर्मली सेपरेटेड होते हैं। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन काज है स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन का। जो इंट्रा एब्डोमिनल एडहीजन होती है ये एब्डोमिनल या पैल्विक सर्जरी के बाद देखने को मिलती होती है। तो मोस्ट कॉमन काज होता है पैल्विक सर्जरी के बाद आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टीबी के बाद भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जो लार्ज बोवल की ऑब्स्ट्रक्शन है इसकी वजह से रिलेटिवली कम होती है और सर्जरी के 1 से लेकर 5 साल के बाद होती है। तो उसकी काजेस क्या होते हैं, स्कीमिया, साइट ऑफ एनास्टोमोटिक लीकेज है, फॉरेन मटेरियल लाइक टार्क हो गया, स्टार्च हो गया, गॉज या टीबी या रेडिएशन एंटेराइटिस है। क्लिनिकल फीचर में वही सारी चीज़ें होती है। इनिशियली बाउल साउंड बड़ी होती है लेकिन बाद में डिमिनिश हो जाएगी, टैकीकार्डिया, डिहाइड्रेशन होगा। प्लेन एक्सरे कराओगे, डायलेटेड लूप मिलेगा। ट्रीटमेंट आ जाओ, ट्रीटमेंट में क्या होगा, आईवी फ्लूइड्स, एनजी डिकम्प्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करना, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट 72 घंटों तक करते होते हैं। सर्जरी में क्या, ओपन सर्जिकल एडहेसियोलाइसिस वगैरह करते होते हैं, और दूसरा लैप्रोस्कोपिक एडहेसियोलाइसिस होता है जो कि सेफ होता है। और एक अगर रिकरेंट हो रही है, किसी को बार बार हो रही है, ओके, तो इसमें 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 रिपीट एडहेसियोलाइसिस, एडहेसियोलाइसिस बार बार कराते हैं तो उसका निमोनिक होता है केन। सी से क्या होगा, चार्ल्स फिलिप ट्रांसमिजेंटेरिक प्लाइकेशन। ए से एडहेसियोलाइसिस, आई से इंटेस्टिनल इंट्यूबेशन और एन से नोबल प्लाइकेशन होती है। एडहीजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, जब भी आपने सर्जरी करनी है तो बोवल को जेंटल हैंडलिंग करनी है, उसके कंटेंट को बाहर नहीं निकालना, यानी कंटामिनेटेड वोंड क्रिएट नहीं करना, पेरिटोनियल वाश करना है 4 से लेकर 6 लीटर ऑफ सेलाइन से, क्लोज केयरफुल ड्रेन पास करनी होती है और गुड सर्जरी करनी होती है। इसके बाद वॉल्वुलस की बात आ जाती है। वॉल्वुलस क्या होता है, वॉल्वुलस में जो बोवल का लूप होता है ना, अपनी मिजेंटरी में ट्विस्ट हो जाता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और ऑब्स्ट्रक्शन के साथ क्या होगी, मेन वेसल की भी ओक्लूजन होती है जो कि मिजेंटरी की बेस पे आपके पड़ी होती है। लाइक अगर आप इस पार्ट को देखो, ये पार्ट रोटेट हो गया और यहाँ पे इसकी जो बेस ऑफ मिजेंटरी है वहाँ पर आर्टरी या वेन पड़ी होती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। मोस्ट कॉमन सिग्माइड कोलन में हो सकती है, लेकिन गॉल ब्लैडर या स्टोमक की भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन सिग्माइड की होती है। तो सिकल वॉल्वुलस होती है ना, उसमें ये क्लॉक वाइज होता है, जबकि जो सिग्माइड होता है एंटी क्लॉक वाइज होता है। इसमें बर्ड बिग डिफॉर्मिटी होती है। बर्ड बिग डिफॉर्मिटी अगर आपको बेरियम्स वाले पे मिले तो आपने कहाँ पे जाना होता है, आपने जाना होता है एक लेजिया कार्डिया के अंदर। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। अब आगे सिग्माइड वॉल्वुलस वगैरह को पढ़ लेते हैं। सिग्माइड वॉल्वुलस के अंदर क्या होता है, सिग्माइड वॉल्वुलस के अंदर आपको 2 लिम्स नजर आ रहे होते हैं। 2 लिम्स डायगनली मूव कर रहे होते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक हो गया, और उनके दरमियान फ्लूइड लेवल देखने को मिलता है। कॉफी बीन साइन होता है देखो, या ओमेगा साइन आपको देखने को मिलता होता है। बाकी वही कार्डिनल फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, आपने डिकम्प्रेशन करनी होती है सिग्माइडोस्कोपी से, और उसके बाद आपने क्या पास करना होता है, फ्लेटस ट्यूब पास करनी है। टूल आउट डिफ्लेशन ऑफ गट है। बाकी ऑपरेशन के अंदर सिग्मॉइड कोलेक्टमी आ जाएगा, फॉलोड बाय कोलोस्टमी है, हार्टमैन ऑपरेशन, पोल मिकोलिक्स ऑपरेशन, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो सिग्माइड वॉल्वुलस एशिया में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि फाइबर डाइट, हाँ ये फाइबर ज़्यादा लेने की वजह से वॉल्वुलस होता है। एंटी क्लॉकवाइज होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेग्जेटिव अब्यूज़ की वजह से होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी पीरियड डिस्पोजिंग फैक्टर में एडहीजन, लेग्जेटिव अब्यूज़, ओवरलोडेड पेल्विक कोलोन, इसको देख लेना। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि ओके इलियम होती है वो सिग्माइड वाल्वुलस के काफ़ी करीब आ जाती है और वो उसको इंसर्कल कर लेती है। उसको इंसर्कल करने की वजह से कंपाउंड वाल्वुलस होता है, यानी इलियो सिग्माइड नॉटिंग देखने को मिलती होती है, यानी आलिया भी सिग्माइड को क्लोज कर लेती है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पेन होगा लोअर हाफ और एब्डोमेन में, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, डिस्टेंशन देखने को मिलेगी। ये डिस्टेंशन स्टार्ट होगी लेफ्ट इलिक फॉसा में क्योंकि वहाँ पे सिग्माइड कोलोन पड़ा हुआ है। लेट वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन होगी, पैरोटिनाइटिस होगा। एक्सरे एब्डोमेन प्लेन व्यू कराओगे, ओमेगा साइन मिलेगा या कॉफी बीन साइन आपको देखने को मिलेगा। ओके, यानी सिंगल ग्रोसली डिस्टेंडेड लूप होता है जो कि पेल्विस से बाहर निकला हुआ डायफ्राम की जा रहा होता है। ओके, तो ये देखो इतना बड़ा डायफ्राम की तरफ जा रहा है, तो ये आपको देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में क्या होगा, रिससिटेशन है, फ्लेक्सिबल या रिजिड सिग्माइडोस्कोपी है जिसके अंदर आप अनट्विस्टिंग करते हैं सिग्माइड क्लोन की और फिर फ्लेटस ट्यूब पास करते हैं। टूल आउट डिफ्लेशन है। अगर ये फेल हो जाती है तो लैप्रोटमी करेंगे और सिग्माइड क्लोन को देखेंगे गैंग्रीन तो नहीं हो गया। अगर गैंग्रीन हो गया ओके तो उस पार्ट को निकाल देंगे और जो दोनों एंड्स है ओके उसकी डबल बैरल क्या कर देंगे, कोलोस्टमी कर देंगे। दिस इज कॉल्ड पोल मिकोलिक्स ऑपरेशन है। अगर वाइबल गट है तो आपने सिग्माइड क्लोन को फिक्स करना होता है विद लैटरल एब्डोमिनल वाल, तो वो सिग्माइडोपेक्सी करोगे सॉरी, लेकिन इस प्रोसीजर की वजह से वापस आ जाती है। तो सिग्माइड कोलेक्टमी फॉलोड बाय कोलोस्टमी, तो इस पोल मिकोलिक्स या हार्टमैन ऑपरेशन आपने करना होता है। ठीक हो गया, ओके, शुड बी परफॉर्म। और एनास्टोमोसिस आपने परफॉर्म करना आफ्टर 6 to 8 वीक्स। ओके, तो पोल मिकोलिक्स हो गया, हार्टमैन हो गया, सिग्माइडोपेक्सी हो गया, सिग्माइड
कोलेक्टमी फॉलोड बाय कोलोस्टमी, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद इंटरसेप्शन होती है। इंटरसेप्शन 6 महीनों से लेकर 2 साल वाले बच्चों में होती है। इसके अंदर एक पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाता है, टीलोस्कोपिंग होती है। अब इसकी 4 टाइप होती है, इलियोकोलिक, इलियोआइडियल, कोलोकोलिक और इलियोसिकल है। जो सबसे मोस्ट कॉमन होती है वो कौन सी होती है, इलियोकोलिक आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है। अब इसके अंदर आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलती है। जो इनर पार्ट होता है वो इंटरसेप्टम होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है वो इंटरसेप्टियंस होता है, दरमियान वाला पार्ट होता है मिडल ट्यूब होता है। ओके ठीक है। अब इसकी जो एटियोलॉजी के अंदर आ जाती है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, 5 से लेकर 10 महीनों वाले में ज़्यादा कॉमन होता है। इडियोपैथिक होता है, मेनली हाइपरप्लेजिया ऑफ टर्मिनल आलियम की वजह से देखने को मिलता होता है। बाकी जो ओल्डर इंडिविजुअल है उसमें मैकल्स डावाटिकुलम की वजह से देखने को मिल सकता है। अगर अडल्ट है तो वो प्यूट जैगर सिंड्रोम की वजह से होता है। बाकी क्लिनिकल फीचर वही है, स्पेसिफिक है रेड करंट जैली स्पुटम। बच्चा काफ़ी रो रहा होगा, अपने टांगों को उठा लेगा बैठ के, और एब्डोमेन में सॉसेज शेप मैस मिलेगा, और राइट इलिक फोसा एम्प्टी होगा, जिसको साइन ऑफ डांस बोलते होती है। अब प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे कराओगे, इसमें क्या मिलेगा, इसमें टारगेट या मेनिस्कस साइन मिलेगा। इसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड में आपको सॉसेज शेप मैस मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल व्यू में टारगेट या बुल्स आई साइन मिलेगा, ट्रांसवर्स व्यू में। इसके बाद बेरियम एनीमा कराओगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, क्लास साइन मिलेगा। सीटी स्कैन कराओगे, सॉसेज शेप मैस मिलेगा। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। ट्रीटमेंट में क्या रिससिटेशन है, और इसमें हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन होती है। हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन कैसे करेंगे, कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स इस्तेमाल करेंगे, बेरियम सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, सेलाइन इस्तेमाल करेंगे। यानी कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है जो आपका सेलाइन वाला या एयर एनीमा, उससे आप क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करते होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर वो ठीक नहीं होता तो आप क्या करोगे, आप 1 सेकंड इलियोकोलेक्टमी, क्योंकि ये पार्ट अफेक्टेड होता है, इलियोकोलेक्टमी फॉलोड बाय नास्टोमोसिस, प्राइमरी नास्टोमोसिस है अगर ये फेल हो जाता होता है। ओके, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ये वाला मेथड आ जाएगा। इस मेथड को वैसे क्रोप मेथड कहते होते हैं। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन की ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन या पैरोटिनाइटिस करवा सकता होता है। डीडीज क्या होते हैं, बच्चों के अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हिनोशॉलन परपरा, और बड़ों के अंदर सीए कलोन और मिजेंटेरिक मैस से आपने डिफरेंशिएट करना होता है। मिजेंटेरिक एस लिखा हुआ है, मैस लिखना। अच्छा ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ये वाला टॉपिक भी हो गया है। अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड वाला टॉपिक रह गया है। अच्छा, जो अपर जीआई ब्लीड का मोस्ट कॉमन क्या होता है, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर होता है। ओके, तो इसके मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक सर्जरी है। ओके, परफोरेटेड है। ओके, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है। ओके, थोड़ा बहुत पेप्टिक अल्सर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। पेप्टिक अल्सर 2 तरह का होता है, गैस्ट्रिक होता है और दूसरा आपको क्या देखने को मिलता होता है। ओके, गैस्ट्रिक वाला होता है, दूसरा आपको डूडिनल अल्सर देखने को मिलता होता है। दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर लेजर कर्वेचर पे होता है, डूडिनल अल्सर आपका मोस्टली प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डूडिनम के अंदर होता है। ओके, जो गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होता है ना वो आफ्टर टेकिंग फूड होता है, जबकि डूडिनल अल्सर में 2 से लेकर 3 घंटों के बाद देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक अल्सर यूजुअली इसमें ब्लीडिंग रिलेटिवली कम होती है, लेकिन परफोरेशन इनमें ज़्यादा होती है। डूडिनल अल्सर की आपको ठीक है ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, परफोरेशन कम होती है। ये परफोरेशन इसमें रिलेटिवली कम होती है। तो ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन काज होता है ओके डेथ का। तो ओके, तो ये कब होता है, जब पेशेंट एनसेड ज़्यादा इस्तेमाल करता होता है। प्रेजेंटेशन क्या होगी, अपर जीआई ब्लीडिंग है, लाइक हेमाटोमेसिस अमलीना देखने को मिल सकता है। ओके, सीवियर ब्लीडिंग कब होगी, जब पेनिट्रेशन होगी डूडिनल अल्सर की, पोस्टीरियर वाल होती है जहाँ पे गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी होती है, या लेजर कर्वेचर पे अल्सर है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को रोट करता होता है। अब सीधा इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में। ओके, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में हॉस्पिटल में एडमिट किया, आपने रिससिटेशन किया, एनजी ट्यूब डाल दिया, एनाल्जेसिया दिया, आईवी लाइन दिया, फ्लूइड्स दिया, वाइटल्स को मॉनिटर किया, अपर सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर किया है, ब्लड कैथेटराइजेशन किया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में H2 ब्लॉकर, पीपीआई, ट्राइनेक्सामिक एसिड है। इसके बाद आप एंडोस्कोपी बायोप्सी करते होते हैं, इसमें एड्रेनालिन इंजेक्शन देते हैं, कॉटरी देते हैं और क्लिपिंग करते होते हैं। ओके, सर्जरी में क्या होती है, सर्जरी में आप ट्रंकल वेगोटमी और पायलोरोप्लास्टी कर सकते हैं, या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रो एक्स एंड वाई का मतलब है गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी। तो क्या देंगे रिससिटेशन में, इंट्रावेनस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ट्राइनेक्सामिक एसिड देंगे। एंडोस्कोपी में क्या होता है, इसमें आप एपिनेफ्रिन, क्लिपिंग या कॉटरी वगैरह करते हैं। सर्जरी में क्या होती है, अगर सर्जरी कब करेंगे, जब ब्लीडिंग काफ़ी कंटिन्यूस है, उसे ठीक नहीं हो रही, रीब्लीडिंग हो रही है, या स्टाफ अवेलेबल नहीं है एंडोस्कोपी करने वाला। तो मेन एम है सर्जरी का, आपने ब्लीडिंग को रोकना होता है। ठीक है, तो पहले पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, एब्डोमेन को खोलेंगे बैठ के। ओके, स्टोमक और डूडिनम को ओपन करेंगे, जो ब्लीडिंग वेसल है उसको पकड़ेंगे, बायोप्सी वगैरह ले लेंगे। ओके ठीक है, और इसको क्लोज कर लेंगे। तो डायरेक्ट कंप्रेशन है, ट्रंकल वेगोटमी, पायलोरोप्लास्टी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई ऑपरेशन, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन वाला टॉपिक है, फिर कॉलन का कैंसर है। ओके, ऑलमोस्ट अच्छा कहाँ गया इसोफेगस की परफोरेशन वाला, कार्सिनोमा है।
अच्छा अच्छा, इसोफेगस की जो अगर इसोफेगस में लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है, वर्टिकल टीयर होता है, फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन पे होता है, तो वो मिलोरी वी सिंड्रोम होता है जिसमें हेमाटोमेसिस और मलीना होता है। इसको ठीक करने के लिए एंडोस्कोपिक इंजेक्शन सक्लेरोथेरेपी देते हैं। अब मेन आ जाते हैं इसोफेजियल परफोरेशन के अंदर। अगर आपसे सवाल पूछे इसोफेजियल परफोरेशन का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, मोस्ट कॉमन काज होता है आर्ट्रोजेनिक होता है। एंडोस्कोपी पास की है फॉरेन बॉडी की वजह से। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है या पोस्ट ऑपरेटिव केस होता है। जब इसोफेगस फटेगा तो हवा कहाँ चली जाएगी, चेस्ट बाल के अंदर, तो सर्जिकल एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी होगी क्योंकि फट रहा है, ब्लीडिंग होती है, या तो टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन होगा। पेशेंट वॉमिटिंग करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, तो इसको रैचिंग कहते हैं। अगर इसोफेगल परफोरेशन सर्वाइकल पार्ट की है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। अगर एब्डोमिनल पार्ट की है तो सर्जरी करनी है। सर्जरी कब करेंगे, तब सेप्सिस होगा या बोर हाफ सिंड्रोम है या प्लूरा ब्रीच हो गया या मीडियस्टिनम ब्रीच हो गया, हाइड्रोनीमोथोरैक्स है। जब इसोफेगस की ट्रांसम्यूरल परफोरेशन होती है तो उसकी वजह से सिंड्रोम होता है, इसको बोलते हैं बोर हाफ सिंड्रोम, जिसमें मैकुलर स्ट्राइड होता है। मैकुलर स्ट्राइड में क्या होता है, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबक्यूटेनियस या सर्जिकल एम्फीसीमा देखने को मिलता होता है। तो यहाँ पर इसोफेजियल परफोरेशन के मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। इसके अलावा पोस्ट एमेटिक बोर हाफ सिंड्रोम भी होता है। पेशेंट में रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगा, डिस्निया, कफ, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, पेरोटिनाइटिस होगा, स्पेसिफिकली अगर एब्डोमिनल पार्ट का है। एक्सरे लेके, पीए व्यू, लैटरल चेस्ट व्यू लेके अपराइट पोजीशन में, ओके ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिल सकता है, अगर इसोफेगस फटा है ब्लड आ सकता है, हाइड्रोथोरैक्स हो सकता है, हाइड्रोनीमोथोरैक्स, नीमोथोरैक्स ब्लड तो नहीं आ रहा, फ्लूइड आ रहा है, नीमो मीडियास्टिना में, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा है। और अगर इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट परफोरेट हुआ तो डायफ्राम के नीचे आपको हवा मिल सकती है। और जब इसोफेगस परफोरेट हो या कोलोन परफोरेट हो, वैसे कोलोन परफोरेट होता है, इसोफेगस परफोरेट हो तो आपने गैस्ट्रोग्राफिक कंट्रास्ट आपने इस्तेमाल कराना है। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने रिससिटेट करना होता है, सेम वही स्टेप्स है जो आपको बता के मैं थक गया हूँ। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कब करना होता है, अगर आइट्रोजेनिक परफोरेशन है, हमारी वजह से हुई है, सेप्सिस नहीं हुई, सर्वाइकल पार्ट की है, कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ओके, परफोरेशन सिर्फ मीडियास्टिनम के अंदर है या सर्वाइकल पार्ट है, अगर उसको ऑपोजिट कर दूं, सेप्सिस है, पोस्ट एमेटिक परफोरेशन है यानी बोर हाफ सिंड्रोम है, इंट्रा एब्डोमिनल परफोरेशन है, सर्वाइकल पार्ट की नहीं है, मीडियास्टिनम से बाहर निकल गया है, मैलिग्नेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर है, तब आपने ऑपरेशन के अंदर आना है। ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन के अंदर आप डायरेक्ट प्राइमरी रिपेयर करते होते हैं, ओके, डायरेक्ट प्राइमरी रिपेयर करते होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट 24 घंटों के बाद प्रेजेंट हुआ है तो एडिमा आपको देखने को मिल सकता है, स्विचिंग पॉसिबल नहीं होती। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, ओके, तो इस केस में आपने जो परफोरेशन है उसको आइसोलेट करना है। सबसे पहले जो प्रोक्सिमल एंड है इसोफेगस का, उसको अपने गर्दन से बाहर निकालना है और डिस्टल एंड को क्लोज कर लेना है। फिर आपने फीडिंग जुजुनोस्टमी क्रिएट कर लेनी है कि जुजुनोस्टमी से फीड कर रहा होगा न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। फिर बाद में आपने इसोफेगोस्टमी कर लेनी है, ओके, और कोलोन और जुजिनम को आपस में मिला, कोलोन और जुजिनम को इंटरपोर्स कर देना है टू ब्रिज द गैप एट द साइट ऑफ रिसेक्शन। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। और बाकी जो होता है ना मैलिग्नेंसी वाली जगह है उसको सेल्फ एक्सपांडिंग मेटल स्टैंड से कवर कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद बिनाइन का ट्यूमर है, वो तो शायद यहाँ पर बुक में इतने अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद सी ए कोलोन और सी ए रेक्टम वाला टॉपिक है, ओके, सी ए कोलोन वाला टॉपिक कहाँ पे होगा, ओके 143 पर स्ट्रॉबेरी लेयर ऑफ रेक्टोसिग्मोइड, ओके,